न्यूमरोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट किए हुए तो थोड़ा टाइम हो गया, बट वी हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक। तो बीच रास्ते में कितने भी रोड़े आए हों, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रूट नंबर्स कैसे काम करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रूट नंबर 2 के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिनका मूलांक 2 होता है वो कैसे लोग होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ क्या होती हैं एंड हाउ दे फंक्शन। सो इन सारी बातों को जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरे पहले चैनल का नाम है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पर हम पूरी तरीके से ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग टैरो, न्यूमरोलॉजी और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की, जिनके बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी रूट नंबर्स पर, उसी का ये दूसरा भाग है जिसमें हम बात करने वाले हैं रूट नंबर 2 या मूलांक 2 के बारे में। इन जनरल अगर मैं एक दो लाइन में समझाना चाहूँ तो मूलांक 2 वाले लोग बहुत जेंटल होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, यानी बहुत ही सहृदय लोग होते हैं, वेरी नाइस पीपल। और इसके साथ साथ ही बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो इमोशनल जो इनका लेवल है वो दूसरों से कहीं ज़्यादा होता है। दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दीज पीपल। तो 2 नंबर किन लोगों को कहा जाता है? जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को होता है, उन्हें हम कहते हैं कि उनका मूलांक 2 है। कैसे? ऑब्वियसली 2 तारीख को हुआ है तो देयर इज नथिंग टू ऐड, यू आर नंबर 2। 11 तारीख को हुआ है तो 1 + 1 बिकम्स 2। हाँ, 11 को हम रूट नंबर 11 अलग से भी मान सकते हैं, बट इन जनरल हम इसे मूलांक 2 की ही संज्ञा देंगे। ऑफ कोर्स यू आर अ बिट स्पेशल, आप दूसरों से थोड़े से अलग हो, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा कुछ वीडियोस बात करेंगे व्हेन वी रीच नंबर 11। उसके बाद आता है नंबर 20। तो अगर 20 तारीख को जन्मे हैं तो 2 + 0 बिकम्स 2, सो आपका मूलांक 2 हो जाता है। और उसके बाद अगर 29 तारीख को जन्म लिया है तो क्या करेंगे? 2 + 9, 2 + 9 होता है 11, एंड 11 में 1 + 1 = 2। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ है। जिनको नहीं मालूम, ये मूलांक पर पहुंचने के लिए आपकी जो भी जन्म की तारीख है उसे हमें एक नंबर पर लाना होता है, सिंगल डिजिट पर लाना होता है। तो अगर 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में जन्म हुआ है आपका तो सिंगल डिजिट ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन 10 तारीख से 31 तारीख तक अगर जन्म हुआ होता है तो हमें उन 2 डिजिट्स को ऐड करके एक डिजिट पर पहुंचना होता है, जैसे कि 29 बिकम्स 11 एंड 11 बिकम्स 2। ठीक वैसे ही मान लीजिए जन्म अगर 22 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है तो 22 में क्या होगा? 2 + 2 बिकम्स 4। 30 तारीख को हुआ है तो 3 + 0 बिकम्स 3। 25 तारीख को हुआ है तो 2 + 5 बिकम्स 7। तो सिंगल डिजिट पर हमें पहुंचना होता है। यही वजह है कि यू ऑटोमेटिकली बिकम अ नंबर 2 पर्सन अगर आपका जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। न्यूमरोलॉजी का ये जो सिस्टम होता है ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास होता है जिन लोगों को अपने जन्म का एग्जैक्ट समय मालूम नहीं होता। तो बहुत सारे लोग हैं जो एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा जन्म सुबह 6:30 बजे हुआ है। उनको ये मालूम होता है कि हाँ सुबह के टाइम पे हुआ है, बट एग्जैक्टली कब मुझे नहीं मालूम। सो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप लोग दूसरों के बारे में, दूसरों की पर्सनालिटी को जानना चाहते हो तो भी ये नंबर आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। सो मान लीजिए यू हैव अ बॉस और आपको उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में, तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ पहला डिजिट पता होना चाहिए, यानी कि 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, बस ये पता होना चाहिए और आप उनकी पर्सनालिटी का बहुत ही एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर उनके साथ ज़्यादा इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ पता हो। हाँ, न्यूमरोलॉजी के जब चार्ट्स बनते हैं तो उसमें ये पता होना इज़ ऑब्वियसली हेल्पफुल, बट अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको सिर्फ ये पता हो कि इसका जन्म 21 मार्च को हुआ है तो भी उसके बारे में आप काफ़ी सारी बातों को पता कर सकते हो। सो दैट वर्क्स वेरी वेल इन योर फेवर। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव हमारे लिए होता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 2 सिग्निफाई करता है लव को, पैशंस को, इमोशंस को और उसके साथ साथ ही जेंटल नेचर को। 2 नंबर को हम जोड़कर देखते हैं मून यानी कि चंद्रमा के साथ, और जिस तरह का चंद्रमा होता है वैसे ही इस नंबर में जन्मे हुए लोग भी होते हैं। तो चंद्रमा कैसा होता है? सबसे बड़ी क्वालिटी ऑफ द मून इज ब्यूटी। सो पीपल हु आर बॉर्न इन नंबर 2 ये खूबसूरत भी होते हैं और खूबसूरती को अप्रिशिएट करना भी जानते हैं, यानी खूबसूरत पेंटिंग्स, खूबसूरत गार्डन्स, फूल,
इस तरह की चीज़ों में दे नो हाउ टू फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग। तो ये भी कहते हैं ना, दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो ये बिहोल्डर जो है, इनकी आंखों में ही खूबसूरती बसती है। तो ये हर किसी में, हर चीज़ में खूबसूरती को ढूंढ लेते हैं। ये इनकी बहुत खास बात होती है। और अक्सर इनका जो खुद का लुक होता है वो भी काफ़ी प्लेजेंट होता है, बहुत प्लीजिंग इनका लुक होता है। एंड दैट इज़ वाई दे अपीयर वेरी नाइस टू अदर पीपल। इनके जो मैनर्स होते हैं वो भी चंद्रमा की तरह बहुत जेंटल होते हैं, यानी कि आपको अनयूजुअली अग्रेसिव ये लोग नहीं दिखेंगे अनलेस एंड अनटिल उन्होंने अपने इमोशंस को बॉटल अप नहीं किया है। तो ये लोग आपको अनयूजुअली इमोशनल नहीं दिखेंगे अनलेस एंड अनटिल उन्होंने अपने इमोशंस को बॉटल अप नहीं किया है। तो इसके बारे में बात करते हैं इन अ लिटिल वाइल। हाँ, ये लोग आर्ट के बहुत कद्रदान होते हैं। इन्हें आर्टिस्टिक जो प्लेजर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और क्रिएटिव भी बहुत होते हैं इसके साथ साथ ही। तो चाहे कहानियाँ बनाना हो, स्टोरी टेलिंग हो, लिखना हो, पढ़ना हो, ड्राइंग बनानी हो, नाचना हो, गाना हो, जो भी क्रिएटिव एंडेवर्स होते हैं वहाँ पर नंबर 2 वाले लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। और इसकी सबसे प्रोमिनेंट मुख्य वजह होती है इनके इमोशंस से टच में रहना। बिकॉज आर्ट को भी क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इमोशनैलिटी तो चाहिए ही होती है। एंड वो इमोशनैलिटी आपको दिख जाएगी ऐसे नंबर 2 वाले लोगों के आर्ट में। आई एम नॉट रियली श्योर कि पिकासो की जन्मतिथि क्या थी। आई डोंट नो, आई कांट रियली फिगर इट आउट राइट नाउ। लेकिन अगर आप उसकी जो पेंटिंग्स हैं उनको देखेंगे तो आपको उसमें भी एक अलग तरह की इमोशनैलिटी नज़र आएगी जो किसी स्टिल आर्ट पेंटिंग में नहीं नज़र आ सकती है। पिकासो पेंटिंग्स आर, अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट, अनयूजुअली इमोशनल इन देयर अपील। तो यही चीज़ें आपको नंबर 2 के लोगों में भी देखने को मिल जाएगी, दैट जो भी वो काम करते हैं उनका पूरा मन, उनके पूरे इमोशंस उसमें लगे हुए होते हैं। बहुत जेंटल, बहुत माइल्ड किस्म के लोग होते हैं, चीखना चिल्लाना पसंद नहीं करते। कई बार थोड़े पैसिव भी होते हैं, यानी एक्टिवली काम नहीं करते, थोड़ा पैसिवली काम करते हैं। जैसे नंबर 1 के लोग होते हैं ना कि आगे बढ़कर दे विल गेट थिंग्स डन, इस तरह का इनका इतना नेचर होता नहीं है। थोड़ा इन्हें पुश करने की ज़रूरत होती है। और आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की जो रोशनी है बहुत जेंटल, बहुत माइल्ड रोशनी है, लेकिन वो रोशनी उसकी खुद की नहीं है। ये वो रोशनी है जो सूर्य के थ्रू उसे मिलती है। और वो रोशनी मिलने के बाद वो बहुत अच्छे से शाइन करता है। उसके बाद भी क्योंकि चंद्रमा में कलाएं होती हैं, तो वैसे ही ये लोग भी होते हैं, थोड़े से मूडी होते हैं। और अगर आप नंबर 2 वाले किसी व्यक्ति को जानते हो, उनके साथ रहते हो, या खुद ही नंबर 2 वाले व्यक्ति हो, तो आपको पता है कि पल पल आपके मूड ज़रूर बदलते हैं। अगर आप लोग अगले 1 महीने तक एक मूड डायरी रखना शुरू कर दें तो आपको मालूम चलेगा कि हर दिन आपके मूड्स में कितना बदलाव होता है। सो यू एक्चुअली चेंज अकॉर्डिंग टू द डे। तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे अपने अंदर, सिंपली बिकॉज यू आर अ नंबर 2 पर्सन। ठीक है। तो ये इमोशनल चेंजेस होते हैं, रैपिडली होते हैं। पल में तोला पल में माशा एक कहावत है। होपफुली आप इतनी तेज़ी से अपने मूड नहीं बदलते, बट फिर भी मूड्स में बदलाव दूसरों के मुकाबले आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने क्या देखा? एक जेंटल नेचर देखा, पैसिव नेचर देखा, ये पैशनेट नेचर देखा, क्रिएटिव देखा, आर्टिस्टिक देखा, और उसके साथ साथ ही जो कोर है वो बहुत ही इमोशनल है। अगर आप लोगों ने 3 महीने तक भी वो मूड डायरी रख ली ना, तो आपको मालूम चलेगा that you people and your moods they just fluctuate like anything. ओके, आप इमोशनली ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हो किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले। मान लो नंबर 1 का व्यक्ति है या नंबर 8 का व्यक्ति है, उनका इमोशनल रिस्पॉन्स या तो आएगा नहीं, और आएगा तो बहुत अलग किस्म का होगा, लेकिन आपका अगर आएगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी 1 नंबर वाले व्यक्ति को गुस्सा आता है तो हो सकता है कि वो चिल्ला दे, या 9 नंबर वाले को गुस्सा आता है तो वो चिल्ला दे। लेकिन आपको अगर गुस्सा आएगा तो आप रोते रोते चिल्लाओगे। सो अगर आपने कुछ कहना शुरू किया तो आप यू विल ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग एट द सेम टाइम। सो ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है नंबर 2 वाले व्यक्तियों में, जो मैंने पर्सनली देखी है। ऑफकोर्स आप लोग भी शायद अपनी लाइफ में ये नोटिस करोगे। तो मूडीनेस और इमोशनल जो इनका नेचर होता है, इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि चंद्रमा के एक नंबर में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए ये दूसरे लोगों से बहुत ईजिली अटैच होते हैं। उनका जो भी मूड है उसके साथ बहुत ईजिली अटैच होते हैं। जब भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में भी मैं जब भी चंद्रमा के बारे में बात करती हूँ, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल प्लैनेट होता है। यानी इस ग्रह के ऊपर बाकी ग्रहों के मुकाबले अपने आसपास के माहौल का, अपने एनवायरनमेंट का, हर चीज़ का असर ज़्यादा पड़ता है। तो जो पहले नंबर का सूर्य है उस पर शायद असर ना पड़े, वो जो है वो वही रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने आप को नहीं बदलता।
सैटर्न है 8 नंबर, वो अपने आप को नहीं बदलता। मंगल है 9 नंबर, वो या तो परेशान होगा या खुश रहेगा, स्टेबल रहेगा। वो इतनी जल्दी अट्यून नहीं करता आसपास के जो लोग हैं उनके साथ। लेकिन 2 नंबर वाले लोग वो बहुत जल्दी अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ अट्यून कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कमरे में दुख का माहौल है तो ये लोग भी उसके साथ कहीं ना कहीं दुखी होना शुरू हो जाते हैं। कोई आके अगर इनके कान में बोल रहा है कि भाई कितना दुख है संसार में, मैं कितना दुखी हूँ, ऐसा वैसा, तो इनको भी फील होना शुरू हो जाता है ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल। अगर ये अपने आसपास झगड़ा लफड़ा देख रहे हैं तो इनको भी वही चीज़ें सबकॉन्शियसली फील होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे ये बाहर से ना बोलें, पर अंदर से ये इन्हें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। किसी दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को नहीं करेंगी। 7 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों के ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। 7 कुछ ज़्यादा ही इस मामले में थोड़ा पैसिव हो जाता है। 2 नंबर क्या होता है, उसको पैसिवली रिसीव तो करता है बट देन वो उसको बाहर दिखाता भी है। तो थोड़ी ही देर में आपको उनके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वन थिंग। अब ये अच्छी भी है ऑफ कोर्स, अगर आप कहीं परिवार में हैं या कहीं काम कर रहे हैं एंड वहाँ पर अगर आप समझ रहे हैं कि कमरे का इमोशन क्या है, इफ़ यू आर एबल टू रीड द रूम, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ईजिली लोगों के भावों के साथ, उनके इमोशंस के साथ अटैच कर सकते हो और उस अटैचमेंट की वजह से आप उनको सही बात बोल सकते हो। यही वजह है कि नंबर 2 में एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है, कैसे महसूस कर रहा है। I'll give you an example. There is one Oscar-winning movie, Whale, with Brendan Fraser. So I was just able to have a look. मैंने सोचा कि चलो ऑस्कर विनिंग मूवी है, देखे ट्रेलर में क्या दिखता है. So I had a look, and towards the end of the trailer, the actor, he's a very typical moon types, okay, beautiful, handsome, and very gently handsome guy, Brendan Fraser. I saw him in The Mummy earlier. So आखिर में जिस तरीके से उस इमोशन को कन्वे किया, बहुत ही ह्यूमन, बहुत ही रेगुलर इमोशन जो हमने से हर कोई महसूस करता है, जो तरीका था उस ट्रेलर में ही आप देख सकते हो, मूवी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इट आपको बस दिल को चीर के रख देता है। नो वंडर्स ही वन द ऑस्कर, द मूवी वन द ऑस्कर। सो ऑफकोर्स वो एक्टर समझ रहा है ना कि कैसा फील करता है, और उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि सामने वाला व्यक्ति रोए बिना रह नहीं पाया। सो ये नंबर 2 के लिए खासियत भी होती है कि वो उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पर ये ख़राब चीज़ भी होती है कि संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है, एनवायरनमेंट का असर भी इनके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। आप लोगों के लिए इमोशंस ही आपकी स्ट्रेंथ होते हैं और इमोशंस ही आप लोगों की वीकनेस होते हैं, बिकॉज दैट इज़ एट योर कोर। तो इन्हीं इमोशंस को चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए इमोशंस की भी एक बहुत बड़ी रेंज होती है, राइट। यू कैन फील हैप्पी, यू कैन फील सैड, यू कैन फील हर्ट, यू कैन फील एगनाइज्ड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इन सबको एक साथ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग किसी भी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक एंडेवर में इंगेज्ड हैं तो फिर इन्हें मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रोज़मर्रा के जीवन में आपके इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, एंड दैट इज़ अ गिवन। आप यू कैन चेंज इट कम्प्लीटली, ओके, चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ लिखना, पढ़ना, गाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, जो भी क्रिएटिव चीज़ आप कर सकते हो, चाहे गार्डनिंग ही क्यों ना हो, राइट, चाहे वो लिखना ही क्यों ना हो, कोई भी क्रिएटिव परस्यूट जहाँ पर आप अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर सकते हो, इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी जो क्रियात्मक जो शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। और आर्टिस्टिक हो तो और भी बेहतर हो जाता है, बिकॉज दैट वे थिंग्स बिकम मच बेटर फॉर यू। सो लेट्स से आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा या बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं तो म्यूज़िक करने लगते हैं या नाचना या गाना ये सब करने लगते हैं, तो उससे उन्हें बहुत शांति और सुकून मिलता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे लोग दे आर ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ बुरा फील हो रहा है तो उन्होंने कोई एक छोटी कहानी लिख दी या कुछ लिख दिया या अपने कैरेक्टर्स को वो इमोशंस दे दिए, अगर वो नॉवलिस्ट हैं तो बहुत उससे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो जो भी करिए क्रिएटिवली करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसे करियर्स ही परस्यू करने हैं, एक्टिंग ही करनी है, डांसर ही बनना है तो अच्छी बात है। नहीं बनना अगर, तो भी अपनी हॉबीज़ के ज़रिए आप लोग इन चीज़ों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखिए। उससे आपके इमोशनल चैनलाइजेशन में आपको बहुत मदद मिलती रहती है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जितने भी लोग नंबर 2 में जन्म लेते हैं वो क्रिएटिव तो होते ही हैं, राइट। तो आपने देखा होगा स्कूल के प्रोजेक्ट्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को डेकोरेट करते हैं, तो ये ऐसे ही लोग होते हैं अक्सर नंबर 2 वाले, दे जस्ट आर्टिस्टिक बाय नेचर।
सिंगर्स मैंने बहुत देखे हैं नंबर 2 में। नॉवलिस्ट तो मैंने पर्सनली इतने नहीं देखे हैं, बट सिंगर्स एंड डांसर्स बहुत देखे हैं। या इंस्ट्रूमेंट्स के शौकीन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के शौकीन मैंने बहुत देखे हैं। उनके डेली लाइफ में म्यूज़िक उनको बहुत अच्छा लगता है, सो दे आर वेरी गुड विद दैट। इसके अलावा जो लोग इस तरह से चीज़ों को चैनलाइज नहीं करते, पता है क्या करते हैं, जैसे घर है उसको डेकोरेट करने में उनका अलग ही तरीका होता है, बहुत आर्टिस्टिक, बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है कि आप बस घर में घुसे एंड यू फील लाइक वाओ, मैं कहाँ खूबसूरत जगह पर आ गया। सो ये सब मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं करते, इंस्टेड वो मेकअप अच्छा कर लेते हैं, या फिर उनका जो अपना ड्रेसिंग होती है या अपने बच्चों का जो ड्रेसअप होता है उसको एकदम टिप टॉप रखते हैं। दे आर वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ वेल मैच्ड, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो ये क्रिएटिवली अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो तरीका कोई भी हो, यू हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव आउटलेट फॉर योर सेल्फ। तो कैसे भी कीजिए बट कीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर लेवल पर आप लोगों को मदद होगी। मुझे पर्सनली नंबर 2 के लोग इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज इनसे बात करना बहुत ईजी है। दे आर वेरी ईजी गोइंग पीपल। अच्छे से आप इनसे बात कर सकते हो, बहुत ईजीली इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपके सुख और दुख दोनों को ही ये लोग बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं और उनको समझते भी हैं। सो दे हैव दिस वन वेरी वंडरफुल अमेजिंग क्वालिटी अबाउट देम। एम्पैथी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो सांत्वना, सहानुभूति, जो भी कह लीजिए, इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई दुख में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई परेशान हो, तो ये नहीं देख पाते अक्सर। इनफैक्ट उन लोगों की मदद करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो यही वजह होती है कि दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर अदर्स। दूसरों को भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनने में मदद करते हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों को जो अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे कि नंबर 1 वाले लोग, नंबर 8 वाले लोग, या फिर नंबर 9 वाले लोग। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट ईजिली, तो उनको वो इमोशनल एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे से मदद कर पाते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल देन। और सामाजिक बहुत अच्छे होते हैं, सामाजिकता इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे घुलना मिलना, सबके साथ अच्छे से बना के रखना, दे डू इट वेरी वेल। तो ऐसे लोगों को समाज में बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की। और आपको हमेशा ये ईजी गोइंग, ईजी टू कनेक्ट टू, ईजी टू टॉक टू दिखेंगे। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप लोगों को इमोशनल एक्सप्रेशन का रास्ता ढूंढना चाहिए बिकॉज इमोशंस ही आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। इसकी वजह ये होती है कि जब भी आप लोग ठीक तरीके से खुद को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपके पर्सनालिटी में विकृतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अंदर ही अंदर आप लोग घुटते रह सकते हैं, परेशानी हो सकती है। तो हो सकता है कि कभी किसी गलत इंसान के सामने गुस्सा फूट जाए आप लोगों का। ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, अपने गुस्से या अपने दुख को, और इस वजह से रोज़मर्रा के जीवन में आप लोग चिड़चिड़े और थोड़े अग्रेसिव होना शुरू हो जाएं। तो लोग भी समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दैट बिकम्स अ मेजर इशू। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि भावनाएं बहुत सारी होती है, पूरा स्पेक्ट्रम होता है भावनाओं का। तो ये अलग अलग तरीके से निकल सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए। आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, उससे आपको समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने दिया कि आपको बुरा लग रहा है तो आप बोल नहीं पा रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपने एक्सप्रेस नहीं किया कि गुस्सा आ रहा है, तो चिड़चिड़ाहट रोज़मर्रा के जीवन में वो बढ़ा देता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत खुश हो और किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर सैडनेस फील होने लगती है कि मेरे पास कोई है नहीं टू टॉक टू, आई एम फीलिंग वेरी लोनली। और लोनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू नंबर 2 वाले लोगों के लिए होता है। दे हैव टू बी विथ पीपल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने देखा है अपने लाइफ में, नंबर 2 वाले लोगों को अपने लाइफ में रिलेशनशिप ज़रूर चाहिए होता है। सो दे नीड टू फील होल एंड कंप्लीट। और ये लोग अपना जो पार्टनर होता है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दे बिकम द मून एंड देयर पार्टनर बिकम्स द सन। तो जो भी इनका पार्टनर होगा, ये उसकी क्वालिटीज़ को बहुत ईजिली रिफ्लेक्ट करते हैं। इनकी पर्सनालिटी में उस हिसाब से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे माहौल में जाते हैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और वैसे ही पर्सनालिटी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भावुकता इनके अंदर जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जब स्टेबल नहीं होते, तो फिर ये कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। देखिए, इमोशनल अब्यूज़ ये कॉमन इशू है नंबर 2 वाले लोगों के लिए। इन्हें लोग इमोशनली यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं अपने लिए, बट कभी इनके लिए इतना ईजिली खड़े नहीं रह पाते। ये लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनकी मदद करने के लिए भी लोग इनके साथ, इनके सामने खड़े रहें। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। कई बार तो अब्यूज़ भी हो जाता है। और क्यों? क्योंकि ये लोग सामने वाले में अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, ये खूबसूरती ढूंढना चाहते हैं हर चीज़ में।
तो कई बार रिलेशनशिप्स या सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ख़राब होती हैं और ये वहाँ से खुद को निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है, घबराहट होती है। दे फील लाइक कि उन्हें अपने जीवन में कोई रोशनी या इनके मून को कोई ना कोई सन तो चाहिए, इन्हें ऐसा महसूस होता है और उस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते ख़राब रिश्तों से भी। सो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर दीज पीपल। हाँ, एक बात ज़रूर यहाँ नोट करने वाली है कि भावनाओं में बहकर ये खुद भी बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं कई बारी। ऐसे हो सकता है कि किसी से मिले, दे फॉल इन लव, 1 महीने में दे वांट टू गेट मैरिड और फिर उन्हें 3 महीने बाद ऐसा फील होता है दैट अरे ये तो शादी चल ही नहीं सकती थी, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। एंड आई हैव सीन पीपल लाइक दैट जिन्होंने ऐसे काम किए हैं अपने जीवन में। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। या फिर भावनाओं में बह दिया, किसी ने कान भर दिए, किसी ने भड़का दिया और भावनाओं में बहकर आपने सामने वाले को उल्टा सीधा बोल दिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो भावुकता ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। उसके बाद इन लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि दे बिकम एक्सट्रीमली अटैच्ड टू थिंग्स एंड पीपल। तो ये जो अटैचमेंट होता है ये इन्हें बहुत अक्सर दुख भी दे सकता है, परेशान भी कर सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना आपको क्यों समझा रही हूँ नंबर 2 वाले लोगों को, ऐसा क्या है। सी द थिंग इज़ कि जो लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, अक्सर इस दुनिया में उन्हें बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि इमोशनली वल्नरेबल लोगों को ऐसे लोग अक्सर ज़्यादा मिलते हैं जो कि उन्हें परेशान करते हैं या उन्हें अब्यूज़ करते हैं। आई डोंट नो वाई। जितना आप इनोसेंट हैं, जितने भोले हैं, जितने प्यारे हैं, जितने वल्नरेबल हैं, दुनिया ऑफ कोर्स ख़राब नहीं होती, सारे लोग गंदे नहीं होते, बट ऐसे लोगों के लाइफ में परेशान करने वाली सिचुएशंस या लोग ज़्यादा आते हैं, प्रेशर वाली सिचुएशंस ज़्यादा आती हैं और दे फील हेल्पलेस इन दीज सिचुएशंस। ये क्या है? ये बेसिकली हमारा कर्म है जो हमारे सामने आ रहा है। एंड सिंस यू नो कि आप नंबर 2 में आपका जन्म हुआ है, आप नंबर 2 पर्सन हैं, तो आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि भावनाओं को महसूस तो करें पर कभी उन्हें आउट ऑफ ऑर्डर ना होने दें, उनको स्टेबल ही रहने दें, इंस्टेबिलिटी कभी उनमें ना होने दें। जहाँ इंस्टेबिलिटी आती है वहाँ प्रॉब्लम आती है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। अगर आप केयरफुल नहीं रहते तो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं एंड देन दैट क्रिएट्स अ ह्यूज मेस फॉर यू। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लोग ऑफ कोर्स you're nice people, you're sweet people, so take good care of yourself and keep your eyes open at all times. Let people love you. ये मत सोचिए कि सबको आप ही को प्यार देना है, सबको आप ही को सांत्वना देनी है, सबको आप ही को सिंपैथी देनी है। Sometimes you have to allow people to sympathize with you as well. लोगों को मौका दीजिए कि वो आपकी लोनलीनेस को कम कर सकें, आपके साथ सिंपैथाइज कर सकें और इमोशनली आपको भी कुछ प्रोवाइड कर सकें। It is not about being selfish, it is about being practical, it is about being a real wholesome person. तो नंबर 2 को ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप भी समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख सकते हैं। I'll try to answer as soon as possible. Thank you so much for watching.